हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पुस्तक इतिहास का पहला अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियाँ। यह इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास का भी वीडियो लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12वीं का पहला अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 का सबसे पहला टॉपिक है संस्कृति शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है ना, हम इतिहास इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से ही की जाती है और हड़प्पा सभ्यता विश्व स्तर की एक संस्कृति मानी जाती है। तो इस संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृति शब्द के लिए 3 विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृति शब्द का अगर हम अर्थ निकालें तो 3 विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक विशिष्ट शैली, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक भौगोलिक स्थिति और एक निश्चित कालखंड। यानी 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक विशिष्ट शैली, दूसरी चीज़ है एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और एक विशिष्ट कालखंड। इन 3 चीज़ों से मिलकर ही संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है? पूरा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे कैसे हुई और हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे कैसे आगे बढ़ी। खोज के विषय में हम प्रारंभ से बात करते हैं, यानी प्रारंभ से ही हम खोज का विषय क्या करते हैं? शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब के प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहाँ से बनाई गई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना। यानी 7वीं शताब्दी में जब लोगों ने वहाँ की ज़मीन को खोदा, तब वहाँ से जो ईंटें मिली उसे लोगों ने भगवान का चमत्कार मानकर उन ईंटों का प्रयोग किया। ठीक है, कर लिया। उसके बाद कहा जाता है कि 1826 में जब कहा जाता है कि चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। उसके बाद कनिंघम ने 1856 में कहा जाता है कि सभ्यता का संरक्षण किया। 1856 में कहा जाता है कि कराची से लाहौर मध्य जब रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था, तभी बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा के स्थलों की सूचना सरकार को दी। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में। आगे अगर हम बात करें तो हड़प्पा के खंडोरों का पहला वर्णन बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और पंजाब के क्षेत्रों से मिलता है। चार्ल्स मैसन ने विभिन्न यात्राओं के वर्णन इसमें मिलते हैं कि उन्होंने इन जगहों पर यात्रा की और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताया। 1826 से लेकर 1838 की अवधि तक बीच में कई चीज़ों की खोज हुई। 1857 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने गलती से कराची और लाहौर के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी जब रेलवे लाइन का निर्माण कर रही थी, तब ईंटों के कई सारे खंडहर मिले। 1912 में भी कहा जाता है कि इसके विषय में काफ़ी कुछ चीज़ें देखा गया। फ्लिट ने हड़प्पा सभ्यता की मोहर को खोजा था। उसके बाद 1921 और 22 की घटना हड़प्पा सभ्यता के विषय में सबसे अहम है, जब कहा जाता है कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो व्यक्ति दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की खोज की और 1921 और 22 में अहम हड़प्पा सभ्यता की खोज का काल क्या होता है? माना जाता है और अहम तरीके से हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय का काल देखा जाता है। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ और भी संरक्षण डायरेक्टर थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में अहम भूमिका क्या की? निभाई, जिसके विषय में 1931 में सबसे पहले बात करें तो मोहनजोदड़ो के शहर के अधिकांश भाग का पता लगा, जिसमें कहा जाता है कि बड़े स्तर पर व्हीलर, जो 1944 में भारतीय संरक्षण डायरेक्टर के एक तरीके से गवर्नर जनरल और अध्यक्ष बने, उन्होंने भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में भी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान दिए। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के विषय में 7वीं शताब्दी से ही थोड़ा थोड़ा पता चलता रहा और लगातार हर एक कालखंड में कुछ ना कुछ हड़प्पा सभ्यता के विषय में हमने क्या किया? देखा। लास्ट में 1921 और 22 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण तरीके से खोज की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1947 में जब देश हमारा विभाजित हो गया तो ज़्यादातर प्रदेश पाकिस्तान के पास चले गए। व्हीलर ने पाकिस्तान की सरकार से पुरातात्विक सलाहकारों के रूप में खुदाई की और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों की खोज की।
सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 1052 शहरों और बस्तियों को आज खोजा जा चुका है और बहुत सारे चीज़ यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है कि बड़े स्तर की सभ्यता मानी जाती है और इसमें शहरी नियोजन, व्यापक तरीके पर व्यापार, कलाकृतियाँ, हर एक चीज़ मौजूद थी। तो इस तरीके से अभी तक हमने क्या देखा कि संस्कृति शब्द का अर्थ क्या होता है और हड़प्पा सभ्यता की खोज के विषय में हमने काफ़ी विस्तार से देखा। अब शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा नामक स्थल जहाँ संस्कृति की पहली बार खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा स्थल रखा जाता है। इसका काल निर्धारण वैसे 1900 काल निर्धारण जो था वो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति में काल के क्षेत्रों को लेकर कई लोगों में मतभेद है, लेकिन फिर भी सबसे अहम क्षेत्र जो कालखंड माना जाता है हड़प्पा संस्कृति का वो 1900-2600 माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति 3 चरणों में विभाजित थी। सबसे पहले बात करें प्रारंभिक चरण, जो आरंभिक चरण माना जाता है, विकसित चरण जो पूर्ण विकसित चरण है, और परवर्तीकरण जिसमें हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे क्या हुआ, अंत हुआ। इस विषय के जानने से पहले हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार से जानने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ईसवी पूर्व, जैसे कि हम क्या देखते हैं ईसवी पूर्व का मेनली मतलब होता है ईसा पूर्व, जैसे कि BC जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद AD जिसमें ईसा मसीह के जन्म के पूर्व होता है। उसके बाद आज से पहले, यानी आज से पहले, जिसे हम एक तरीके से बिफोर प्रेजेंट या तो BP भी बोलते हैं। इन 3 वर्डों का मतलब भी इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अब आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के कई नाम हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा तो क्यों कहा जाता है, हमने देखा कि सबसे पहले जो खोज हुई वो हड़प्पा नामक स्थल की हुई थी और सबसे विशालतम और सुविकसित स्थल भी हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। ये सभ्यता सिंधु नदी के आसपास बसी हुई थी, ठीक है ना। ये इलाका काफ़ी उपजाऊ था और हड़प्पा वासी यहीं खेती क्या करते थे, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम क्या होता है और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या होता है, दिया जाता है। इस सभ्यता को एक नाम से और जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा जिस धातु का प्रयोग हुआ था वो धातु था कांसा, जो धातु तांबे को और टीन को पिघलाकर बनाया जाता था, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के प्रमुख जानकारी की अगर हम स्रोत की बात करें, अगर हम सभ्यता के प्रमुख जानकारी के स्रोत की बात करें तो आवास, जो यहाँ के घर वगैरह बने हैं, मृदभांड यानी यहाँ के मिट्टी के बर्तन, आभूषण यहाँ पर बड़े पैमाने पर, औजार जो शिकार के लिए और कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, मोहरे जो लंबी दूरी की यात्रा के लिए इंपॉर्टेंस थी, इमारतों से खुदाइयों से मिले हुए बहुत सारे सिक्के हैं जो हड़प्पा सभ्यता की इंपॉर्टेंस यानी महत्व को दिखाते हैं। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस प्रकार से 4 प्रकार के अस्थिपंजर मिले हैं, जिसके आधार पर इसका हम निर्माण देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें अस्थिपंजर जो मिले हैं वो 4 प्रकार के लोगों के मिले हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, अल्पनियाई और मंगोलियन, जैसे 4 क्षेत्र, 4 इस तरीके के उत्खनन से अस्थिपंजर हमें कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि ये 4 लोग हड़प्पा सभ्यता के निवासी हैं। इसके आधार पर संभवतः स्वीकार किया गया कि इसके निर्माण में किस प्रकार से मिश्रित प्रजातियों के लोग भी का स्थान था। साथ ही साथ संस्थापक द्रविड़ को माना जाता है और दक्षिण भारत में ये बाद में पलायन कर गए, ठीक है ना। तो ये सारे जो प्रजातियां हैं हड़प्पा सभ्यता में जो कंकाल मिले हैं, ये आपस में या तो व्यापार करते होंगे या मित्र प्रजातियां रही होंगी। और हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य जो संस्थापक जो लोग हैं वो लोग द्रविड़ लोग माने जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं? आगे जो हमारा अगला टॉपिक है इस लेसन का वो है हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जब हम मुख्य स्थल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो मुख्य स्थल है वो है नागेश्वर। नागेश्वर इस समय गुजरात में है। दूसरा है बालाकोट, ये पाकिस्तान में है इस वक्त। आगे चलें तो आगे के जो स्थल है उसमें आता है चनुदड़ो जो पाकिस्तान में है, कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में जहाँ सिंचाई के अहम साक्ष्य मिले थे, लोथल जो गुजरात में है इस समय जहाँ सेल खड़ी पत्थर मिला था, कालीबंगन जहाँ काली चूड़ियाँ मिली थी इसलिए इसे कालीबंगन कहा जाता है, ये राजस्थान में, बनावली जहाँ हलों के साक्ष्य मिले थे ये हरियाणा में पड़ता है, और राखीगढ़। इस तरीके से हड़प्पा के ये कुछ अहम स्थान देखे जा सकते हैं। अब आता है कि हड़प्पा की बस्तियाँ। आगे चलते हैं हम कि हड़प्पा की बस्तियाँ कैसी थी। उससे पहले एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा। हड़प्पा के हमने स्थल पढ़े हैं, महत्वपूर्ण कुछ स्थल। हड़प्पा के हमने निर्माण में देखा है कि कौन कौन सी प्रजातियों का योगदान था। हड़प्पा की जानकारी के स्रोत पढ़े हैं।
हड़प्पा संस्कृति क्यों कहा जाता है इसे, और इसे 3 नामों से कैसे जाना जाता है। उससे पहले हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा, और उससे पहले हमने सबसे अहम जो टॉपिक पढ़ा है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो आगे चलते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में, यहाँ की बस्तियों के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ किस किस प्रकार की थी और बस्तियाँ कैसे कैसे विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियों का विभाजन था, यानी जो बस्तियाँ थीं, वो 2 पार्ट में मेनली क्या थी, बस्तियाँ विभाजित थी। एक पार्ट का नाम था दुर्ग और दूसरे पार्ट का नाम था निचला शहर। दुर्ग क्या होता था, ये कच्ची ईंटों से चबूतरे पर बनाई गई एक संरचना थी। दुर्ग को दीवारों से घिरा हुआ था और दुर्ग पर बनी संरचना का प्रयोग संभवतः विशिष्ट और सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। यानी दुर्ग जो था ये इसका ऊपरी शहर था। हड़प्पा शहर जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड थे। एक तो ऊपरी शहर को ही दुर्ग कहते थे, और निचले शहर को जो होते थे उसे निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वहाँ की संरचना काफ़ी अच्छी थी और वहाँ काफ़ी अच्छे से लोग क्या करते थे, निवास करते थे। अब आता है इसका दूसरा शहर, वो है निचला शहर। निचला शहर में आवास भवन के कई प्रकार के उदाहरण मिलते हैं, और ये भवन चबूतरे पर नहीं बनाया गया था और इस भवन की भी नींव वगैरह भरी जाती थी, लेकिन ये आम शहर माना जाता था। आगे चलते हैं हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और नालियाँ, यानी हड़प्पा सभ्यता की सड़कें और नालियों की विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो सड़कें और नालियाँ जो थी, जितनी भी सड़कें नालियाँ थी वो सब ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। यानी जितनी भी सड़क और गली और नालियाँ बनाई गई थी सब ग्रिड पद्धति पे बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि समकोण पर काटना। यहाँ की इसकी नालियाँ और सड़कें क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ जल निकासी की अनूठी प्रणाली थी, जिसमें गंदे पानी को नालियों से निकाला गया था, और नालियों को कहा जाता है कि बड़े बड़े नालों से जोड़ा गया था। घर के एक दीवार और सड़क की दीवार कहा जाता है कि बड़े स्तर पर नालियों से मिलती जुलती थी। सड़क के साथ साथ नालियों का निर्माण होता था, यानी यहाँ पहले सड़कें नालियों का निर्माण होता था, फिर उसके आसपास घर वगैरह बनाए जाते थे। इस तरीके से कहा जाता है कि जो सड़कें और नालियाँ होती थी वो आवास के पहले बनाई जाती थी, और सड़क और गलियों के अगल बगल आवास बनाए जाते थे। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में कहा जाता है कि जो नाली व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा सुविकसित मानी जाती है। और भी ऐसा कहा जाता है कि जो नाली होती थी, और नाली और घर के बीच में खड्डा होता था जहाँ मोटा कचरा जमा हो जाता था और पानी निकल जाता था। ऐसा भी कहा जाता है कि बड़े स्तर पर यहाँ जो भी नालियाँ बनाई जाती थी वो घर से उसकी दीवार एक मिली होती थी, ताकि अच्छे से पानी का कनेक्शन क्या हो सके, किया जा सके। अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के घरों पर, यानी यहाँ का भवन निर्माण कैसा था, घर कैसे थे। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम भवनों की बात करें तो यहाँ के मकान योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। मकान आंगन पर आधारित थे, यानी बीच में आंगन होता था। मकान के अंदर कहा जाता है कि शौचालय, स्नानघर, रसोई घर, शयन कक्ष आदि अतिरिक्त कमरे भी होते थे। कहा जाता है कि मकान की नींव का निर्माण किया जाता था, और सड़कों के किनारे मकान बनाए जाते थे, जिससे शुद्ध सुविधा, कहा जाता है कि हवा, शुद्ध हवा, सफाई, और कहा जाता है कि प्रकाश का विशेष व्यवस्था होती थी। साथ ही साथ मकान ज़मीन के ऊपर बनाए जाते थे। साथ ही साथ कहा जाता है कि मकान दरवाजे और खिड़की की ओर कहा जाता है खुले रहते थे। साथ ही साथ मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य मार्ग की अपेक्षा गली की ओर खुले जाते थे, जिसके कारण बाहरी हलचल और शोरगुल से, प्रदूषण से सुरक्षित रहते थे। तो ये यहाँ के मकान की सबसे अच्छी विशेषता थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ की सड़कों के किनारे जो थे पानी की निकासी, और कहा जाता है कि नालियों की निकासी वगैरह बनी होती थी। नालियों को भी ढककर रखा जाता था। साथ ही साथ कहा जाता है कि नालियों को फर्श से ढका जाता था, और साथ ही साथ नालियों की थोड़ी थोड़ी दूरी पर कहा जाता है कि शोषक कूप लगे हुए थे, जिसमें गंदगी रुक जाती थी और जो पानी था वो बह जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ के भवन निर्माण की अनूठी प्रणाली थी। यहाँ का जो मैंने तुम्हें पहले बताया कि यहाँ का जो भवन निर्माण था उसके बीच में आंगन होता था, उसके अगल बगल क्या होते थे, कमरे होते थे। ये चीज़ सबसे अहम मानी जाती है। अब आता है हड़प्पा का सभ्यता की सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता के कहा जाता है कि जो सभ्यता 2 भाग में विभाजित की गई थी। ऊपरी हिस्से जो सार्वजनिक स्तर, और निचले भाग जो व्यक्तित्व आवास माना जाता था। इसका 2 पार्ट था, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एक ऊपरी हिस्सा था, निचला हिस्सा था। जब यहाँ का उत्खनन किया गया तो यहाँ की सबसे पहले उत्खनन मोहनजोदड़ो का किया गया। मोहनजोदड़ो भी इसका एक शहर है, जिसका शाब्दिक मतलब है मुर्दों का टीला। वहाँ से कहा जाता है कि 70 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा यहाँ के जो स्मारक वगैरह मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई प्रकार की 71 मीटर लंबा और उसके बाद चौड़े वर्गाकार कक्ष मिले हैं। स्तंभ 20 स्तंभ पाए गए हैं। तो यहाँ के जो सार्वजनिक भवन निर्माण था वो काफ़ी अच्छे से क्या किया गया था, विकसित किया गया था। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श और धार्मिक योजनाओं के लिए भी किया जाता था। यानी ये जो इनका एक सार्वजनिक भवन था, जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ये एक ऐसा सार्वजनिक भवन था जहाँ विचार विमर्श किया जा सकता है, तो कोई बैठक या सभा की जा सकती है।
अब हम आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो इसका दुर्ग था, ऊपरी शहर था, वहाँ एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है स्नानागार, जो कहा जाता है कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा तल है। तल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों को पक्की ईंटों से बनाया गया है। ठीक है। स्नान कुंड के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। ठीक है। और ये कमरे स्नान करने के लिए बनाए गए होंगे। ठीक है। कमरों के समीप कुएं भी हैं जहाँ से पानी निकाला जा सके, स्नान मतलब जलाशय में भरा जा सके और उससे स्नान किया जा सके। स्नान जो जलाशय है उसकी निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई हैं, गंदे पानी की नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे कि पानी की निकासी आसानी से की जा सकती है। स्नानघर की दीवारों के निर्माण में सीलन से बचाने के लिए कहा जाता है कि डामर या तारकोल का प्रयोग किया गया है। पूरे स्नानघर में 6 प्रवेश द्वार होते थे, जिसमें कहा जाता है कि स्नानघरों में गर्म पानी की भी व्यवस्था होती थी। तो इस तरीके से यहाँ का स्नानघर काफ़ी अच्छे से क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसको हम देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की, जैसा कि हम जल निकासी प्रणाली के विषय में देख चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था इसकी जल निकासी प्रणाली का एक अहम उदाहरण है। इसकी जल निकासी प्रणाली से इसकी नगरीय व्यवस्था का अहम उदाहरण मिलता है। यहाँ के लोग उच्च जीवन व्यतीत करते थे। घरों का गंदा पानी आसानी से सड़कों के किनारे किनारे नालियों से होता हुआ निकल जाता था। साथ ही साथ कहा जाता है कि नालियों को काफ़ी अच्छे से प्लास्टर पेरिस से और जिप्सम के गारे से अच्छे से जिलबंद वगैरह किया जाता था। इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सभी चीज़ों का निर्माण काफ़ी अच्छे से क्या हुआ था, किया गया था। सफाई और स्वास्थ्य का महत्व नहीं दिया, लेकिन फिर भी हड़प्पा वासियों ने इनका महत्व दिया और बड़े स्तर पर हड़प्पा वासी काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों को व्यतीत करते थे। हड़प्पा में कहा जाता है कि बहुतायत में पक्की ईंटें भी वगैरह मिली हैं। पक्की ईंटों की बात करें तो ये ईंटें जो थीं वो आयताकार होती थीं और कहा जाता है कि इसका अलग अलग एंगल्स के हिसाब से बनाई जाती थी, नोकदार और मतलब आयताकार, टी आकार की, और कई प्रकार की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हर जगह भवनों में ईंटों का प्रयोग वगैरह किया जाता था। इस तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में देख सकते हैं। ईंटों पर कहा जाता है कि बिल्ली, पक्षी और कुत्ते के पंजे के निशान वगैरह भी मिलते थे और चंदुड़ों से इस तरीके की ईंटें वगैरह मिली हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, ये सबसे अहम चीज़ है हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों का, जिसके अंदर हमने दुर्ग देखा, निचला शहर देखा और हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से सड़कें, गली और नालियों के विषय में देखा, भवन निर्माण के विषय में देखा, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता का विषय अलग अलग कह सकते हैं। इसका विशाल स्नानागार भी देखा। तो ये चीज़ें, तो इस वीडियो में यानी ये जो हिस्ट्री की पहली जो लेक्चर सीरीज़ है, इसके अंदर हम पार्ट 1 जो बना रहे हैं, इसके अंदर अभी तक हमने क्या देखा कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से संस्कृति की अवधारणा कैसे दी गई, खोज कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की। फिर हमने अगला टॉपिक शुरू किया हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, उसका कालखंड वगैरह, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं, कौन कौन से लोगों ने इसका निर्माण किया, फिर इसका उत्खनन, कौन कौन से स्थल है उत्खनन में जो इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने यहाँ की बस्तियों के विषय में देखा, नाली, सड़क, बस्तियाँ, भवन निर्माण, हर एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे से क्या किया, व्यक्त किया। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में इतना ही। बाकी हम इसके बाकी के पार्ट में देखेंगे इसके इस लेसन के बारे में। तो धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ का पार्ट 1 ख़त्म किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों के पास भी पहुंच सके। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्दी आएगा। जब तक के लिए कीप लर्निंग।